नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में लगा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर पहुंचे हितग्राहियों ने उठाया केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ। दुर्ग नगर निगम के नवनिर्मित सभागार में किया गया नवनिर्वाचित विधायक का सम्मान। दुर्ग महापौर ने स्मृति चिन्ह देकर फूल मालाओं से किया सम्मान। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रधानमंत्री व उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। प्रदेश के विकास प्रगति और जनहित से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में की विस्तृत चर्चा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग समय पर मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ की विकास प्रगति और जनहित से जुड़ी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सेवा, सुशासन, जन कल्याण और विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। साथ ही पीएम मोदी का मार्गदर्शन भी लिया। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। नई सरकार आने के बाद बिजली बिल हाफ योजना को लेकर दिए गए अपने बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने बिजली बिल हाफ योजना बंद होने की नहीं, बल्कि बिजली हाफ यानी बिजली कटौती बंद किए जाने की बात कही थी। उन्होंने मीडिया को वीडियो दिखाते हुए कहा कि मैं बिजली हाफ योजना बंद करने की बात नहीं कह रहा था। कौन सी योजना? बिजली हाफ बंद हो जाएगा, बिजली हाफ नहीं होगा। इस पे चलता है क्या? बिजली हाफ बंद हो जाएगा, बिजली हाफ नहीं होगा। स्पष्टता है। राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, कोई मसला कोई विषय इनके पास रह नहीं गया है, इसलिए ये कर रहे हैं। आप फिर से सुनिए एक बार। बिजली हाफ कहा गया, मैंने कहा बिजली हाफ नहीं होगा। बिजली हाफ नहीं होगा तो बिजली हाफ नहीं होगा भैया, बिजली बिल हाफ वाली बात नहीं है। बिजली हाफ नहीं होगा। और बिजली बिल हाफ की योजना इन्होंने जो लागू की है वो इम्प्लीमेंटेशन मेथड बिल्कुल गलत है, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री सीएम बघेल ने बीजेपी के 9 मंत्रियों के शपथ ग्रहण पर पूर्व मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि रेणुका सिंह गोमती साय को लोकसभा से विधानसभा लड़ाया, उनको कुछ नहीं मिला। अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर तमाम सीनियर लीडर हैं, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। सारे अनुभवी नेता हैं, उन्हें साइडलाइन किया। आगे भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी में जो एक बार का विधायक है उसे राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी को उन नेताओं से दिल से पूछना चाहिए कि क्या उनके दिल में गुजर रही है, उसको केवल वही समझ सकते हैं। देखिए, सब मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पोर्टफोलियो मिलेगा, उसके सब काम करेंगे तब उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। अभी तो सभी मंत्रियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, अब जब पहली बार जीते हैं वो राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो फिर यहाँ मंत्री बने तो इसमें कौन सा आश्चर्य होना चाहिए। वो तो समीक्षा करने के काम आप लोगों का है। बहुत सारे जो चेहरे हैं जो सूट सिला के रखे थे उधरे के धरे रह गए। दुर्ग निगम में छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ के बैनर तले नवनिर्वाचित विधायक का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग महापौर ने स्मृति चिन्ह देकर फूल मालाओं से स्वागत भी किया। दुर्ग नगर निगम में छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासी कर्मचारी और निगम अधिकारी कर्मचारियों द्वारा नवनिर्वाचित विधायक का स्वागत व सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल और कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित विधायक गजेंद्र यादव का बाजे गाजे के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में निगम अधिकारी कर्मचारी सहित अन्य लोग शामिल रहे।
इस दौरान दुर्ग नगर निगम परिसर में बने भव्य श्रद्धेय मोतीलाल वोरा सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने दुर्ग निगम पहुंचे शहर विधायक गजेंद्र यादव की अगुवाई करते हुए उनका स्वागत किया, जिसके बाद सभागार में उपस्थित सभी निगम पार्षद और अधिकारियों के द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर दुर्ग महापौर ने स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। करेंगे तालियों। अभी मेरे जितने भी कर्मचारी साथियों से निवेदन है, तालियों के साथ हमारे बीच में सभापति महोदय राजेश यादव साहब उसमें कुछ बैठकर स्वागत करेंगे, इस दौरान नगर निगम के नए सभागार में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी, हर कार्य को प्राथमिकता से किया जाएगा। साथ ही उन्होंने नगर निगम द्वारा कोरोना काल के दौरान किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा रिश्ता नगर निगम से पूर्व से रहा है। हिंदी वाला हमारा कार्यक्रम वहाँ था, उसमें हिंदी भवन में संचालित हुआ करता था। एक आदमी आया और हिंदी भवन के सामने गाली बकने लगा और पूछे कार गाली बकाता सर, तो बोले मोर बाई हाथ मुझसे झगड़ा कर दी तो ये निगम में लड़वा रहा है। तो आदमी चेन जो कुछ समझ में आया ना है, बोला ये लगता है कि अगर समस्या के हल नहीं हो सकते तो वह नगर निगम, तो लोगों ला निगम से, निगम परिवार से, निगम कर्मचारी मन से बहुत अपेक्षा होते हैं। आदरणीय महापौर जी कहा थे परिवार के विधायक बोले भैया बोले कि मैं पदेन पार्षद हो गया, वो नाते एक परिवार सदस्य के नाते आप सब बताता हूँ। काली विधानसभा में बजट की बात है, मैं पहली बार के विधायक रहे हूँ, फिर भी ऐसे निर्देश हुए कि 4 सत्ता पक्ष से बोलना है, 4 विपक्ष से बोलना है बजट के संबंध में। तो बजट में तो मैं सब बात बोले हूँ, लेकिन आप द रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री जी से जब मैं बजट के बारे में बोले के बाद मुझे मुख्यमंत्री जी जाकर चैम्बर में निवेदन करें। मैं बहुत छोटा था, अजय वर्मा जी बोला कि 21 साल 6 महीना 15 दिन हुआ था, अगर 6 महीने पहले चुनाव होता तो शायद मैं चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहता। वो दिन याद आता है, श्रद्धेय मदन जैन जी, मैं मुकुंद भवन रहता था, वहाँ रोज स्कूटर से गुजरते थे, और जब पिछड़ा वर्ग वार्ड घोषित हुआ कचहरी वार्ड, मदन भैया बोले अबे कोई नहीं यहाँ लड़ने वाला, तू लड़ करके, ये आपकी प्रेरणा थी। भैया गाली बकते थे तो भी हमारे लिए आशीर्वाद होता था। और पहले इस दौरान दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि नगर निगम के विकास कार्यों के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य में हम सबकी भागीदारी हो। महापौर ने कार्यक्रम के दौरान विधायक से निवेदन किया कि शहर में कचरा डंप करने के लिए जगह नहीं है, जिससे बड़ी समस्या हो रही है। उन्होंने बताया कि रसमड़ा के पास रिक्त जगह है, जिसे जिला प्रशासन से अनुमति के लिए चर्चा हो ताकि शहर का कचरा वहां डंप हो सके। अब सम्मान समारोह कर्मचारी हमारे दुर्ग शहर के मतदाता है सब जन, और नगर निगम सब पार्षद मंत्री दुर्ग के रहे है, तो स्वाभाविक है जनता जनार्दन जो आशीर्वाद दे सबके पीछे थे, स्वागत थे, सम्मान कर रहे हैं। आज नगर निगम परिवार अभी एक परिवार के सदस्य के नाते आज बुलाया है, सम्मान कर रहे हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और भी बहुत सारा समस्या है, पेमेंट की समस्या है, वेतन की समस्या है, ये सब समस्या भी ध्यान में आते राज्य शासन से अपन प्रयास करके ये सब चीज लागे। सर वो एक घोषणा नहीं करे हों, जब सरकार राज्य शासन जिन दिन भर्ती करी न रेगुलर भर्ती करे की बात आई, उस समय शासन से मांग कर दो कि जो प्लेसमेंट करे कर्मचारियों में प्राथमिकता वरीयता के क्रम में दे जाए। पहले भी ऐसे हुआ है नगर निगम में कि जब डॉक्टर रमन सिंह सरकार में जब कर्मचारी में नियुक्तिकरण करी से, और जहाँ नियमितीकरण के बाद कर्मचारी नया भर्ती हुई, तो भर्ती में एक कॉलम नगर निगम प्रशासन ने जारी करे, जो कर्मचारी काम कर रहा प्राथमिकता के तौर पर भर्ती लेने हैं। हमारे दुर्ग बहुत छोटे हैं, थोड़ा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, थोड़ा कहीं कहीं पार्किंग की समस्या दिक्कत है, पार्किंग की दिक्कत का कहीं कहीं हम बाजार है कमजोर पड़त है, अपन चाहते हैं कि अच्छा पार्किंग मिल जाए, सुचारू पार्किंग चले, देखिए बाजार है मजबूत हो, शहर के बहुत सारा जो विकास में जो थोड़ा कमी है वो अपन दूर करें। कोई जानकारी नहीं है, पार्षद जो तय करी तो हम साथ करेंगे। जनता तो हमारे
जनता आशीर्वाद दे है, ध्रुव सर के जनता आशीर्वाद दे है। हमारा भारतीय जनता पार्टी है ये मामला में बाकी से अलग है। हमारा एक से मतलब नहीं है कि कांग्रेस के महापौर है, कांग्रेस के पुराना है, कांग्रेस के है। अरे जनता जनार्दन हमारे जनता के हित के लिए जो भी निर्णय हुई हम सब काम कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे लगातार घिराव चल रहा था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की विकसित भारत यात्रा का पड़ाव इन दिनों भिलाई निगम क्षेत्र में है, जहां दोनों पालियों में शिविरों के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। ये यात्रा शनिवार को दूसरी पाली में संजय नगर भिलाई पहुंची और क्षेत्र की जनता ने केंद्र शासन की योजनाओं का लाभ उठाया। इन दिनों विकसित संकल्प यात्रा का रथ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में पड़ाव डाले हुए है और इस यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें नगर पालिक निगम भिलाई अपनी महती भूमिका निभा रहा है। शनिवार को इस यात्रा का शिविर कोसानगर भिलाई एवं संजय नगर भिलाई में आयोजित किया गया, जहां नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 1 की टीम ने अपनी विशेष भूमिका अदा की। इस शिविर में सभी विभाग के संबंधित अधिकारी कर्मचारी अपने अपने स्टॉल लगाकर बैठे नजर आए, परंतु आम जनमानस का रुझान प्रधानमंत्री आवास योजना एवं उज्ज्वला गैस योजना की तरफ ज्यादा दिखाई दिया। शिविर में अन्य विभाग के स्टॉल पर भी आम जनमानस की भीड़ दिखाई दी। यहाँ सबके पंजीयन कराए गए, इसके बाद वेरिफिकेशन कराया जाएगा, तत्पश्चात पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल पाएगा। इस शिविर की जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई जोन 1 के आयुक्त ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिविर हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं के द्वारा नगर निगम के हमारे कमिश्नर के सहयोग और यहाँ पर सभी 15 वार्ड हमारे जोन अंतर्गत आते हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग शिविर है यहाँ पर 4 वार्डों का हमने कवरेज किया हुआ है। तो वहाँ के जितने भी हितग्राही हैं यहाँ पर आकर मुनादी हमने किया था, तो उनके साथ ही कई प्रकार से हमने लोगों से संपर्क बनाया हुआ है और इससे हितग्राही जो आ रहे हैं हम उनको बता रहे हैं कि योजनाएं कहाँ किस प्रकार की है, कैसे आप लोगों से यहाँ इसका लाभ ले सकते हैं। तो अब लगातार देख रहे हैं कि हितग्राही यहाँ पर आते जा रहे हैं। अभी जैसे समस्त योजनाओं केंद्र सरकार समस्त योजनाओं का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ जैसे कि हितग्राही आ रहे हैं वहाँ अपना जानकारी ले रहे हैं और उनका फॉर्म वो लोग भर रहे हैं। उनको फॉर्म का फिर परीक्षण किया जाए, परीक्षण उपरांत जैसे पात्र पाए जाते हैं तो उसके जो उनकी एजेंसी है जैसे खाद्य वाले हैं तो फिर उनके द्वारा फिर एक निर्धारित समय में उनको आवंटित की। गौरतलब है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी, और यही कारण है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने सफलता की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है और समस्त प्रदेशवासियों को केंद्र शासन की योजनाओं का लाभ मिलता नजर आ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
टेंशन ना लो, शिवा लो। धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को मिल रहा अपार जन समर्थन। 5वें दिन 2 जगह लगे शिविर में कुल 2801 हितग्राहियों ने योजनाओं का लाभ उठाया। दुर्ग निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा समापन कार्यक्रम में संकल्प यात्रा गंजपारा मंडी में लगे शिविर के 1536 एवं कबड्डी मैदान मठपारा के शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत 1265 हितग्राही मिलकर कुल 2801 हितग्राही लाभान्वित हुए। गौरतलब है कि सरकार की योजना के लाभार्थियों को सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल व प्रदर्शनी लगाकर लोगों को योजनाओं व सरकारी सेवाओं की जानकारी देने के साथ साथ शिविर स्थल पर स्वास्थ्य की जांच भी की गई। गौरतलब है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से लोगों को मिलता रहे। कार्यक्रम के दौरान आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने अधिकारी कर्मचारियों के साथ कार्यक्रम शिविर का निरीक्षण करते हुए लाभार्थियों को जागरूक व प्रेरित किया और उपस्थित लाभार्थियों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रदेश भर सहित दुर्ग में सांसदों के निलंबन की कार्रवाई को तानाशाह करार देते हुए लोकतंत्र की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। देश की संसद में बीते दिनों संसद भवन में चल रही कार्रवाई के बीच 2 युवकों द्वारा घुसकर धुआं उड़ाए जाने से भयभीत सांसदों ने सदन में इसमें शामिल संसद की गतिविधियों पर जवाबी कार्रवाई चाहिए, जिस पर जवाब न देकर उल्टा सवाल पूछने वाले सांसदों को सदन से निलंबित कर बाहर का रास्ता दिखाए जाने से नाराज सांसदों ने बाहर प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में देश ही नहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में इस लोकतंत्र पर हुए हमले के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कड़ी में दुर्ग के हिंदी भवन के सामने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा निलंबित किए गए 142 सांसद और लोकतंत्र पर हुए हमले पर अपना आक्रोश जताते सत्ता में बैठी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस संबंध में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, हिटलर शाही रवैया अपनाई जा रही है। अभी 142 सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। ये देश के इतिहास में एक काला दिन के रूप में जाना जाएगा और ये एक पक्षी कार्रवाई है। पहले दूसरे दलों को लोगों को लोक लुभावने देकर अपनी ओर इन लोग बुलाते थे, किसी को पैसे का लालच देकर, किसी को पद का लालच देकर। फिर बाद में लोग समझते गए इनको ईडी, आईटी, डीआरआई और सीबीआई का धमकी देकर ज़बरदस्ती उनके घरों में जांच कर उनको दबाव डालकर अपने पार्टी में सम्मिलित करने का वो लोग काम करते आए हैं। अब उसको भी लोग समझने लग गए। बीजेपी की
स्थिति ठीक नहीं है और अब लोग उनका डट कर मुकाबला कर रहे हैं। तो वो जो डट कर मुकाबला करने वाले लोग हैं उनको अब सांसद से भी निलंबित किया जा रहा है और उनका भय दिखाया जा रहा है कि आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो आप यहाँ जीत कर आए हो तो आप संसद में ही नहीं बैठोगे, तो आपका ये संसद क्या काम का, ये वो लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। ये देश में हिटलरशाही राजा रजवाड़ों का राज लाने का प्रयास कर रहे हैं। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि देश में लोकतांत्रिक नहीं हिटलरशाही व्यवस्था चले, इसका हम विरोध कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसका विरोध कर रही है। रही बात जातिगत जाट और धनकर की जाति की बात है, तो पहले भी किसान लोग आंदोलन करते थे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अपने समर्थन मूल्य को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर। उस समय धनखड़ जी कहाँ थे? उस समय भाजपा के लोग कहाँ थे? पहले हमारी महिला बहनों के साथ ब्रजभूषण जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, पहलवानों के साथ, वो भी जाट बहनें थी, तब उनके साथ अत्याचार हुआ, तब कहाँ थे धनखड़ जी? जब हमारे प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण 16 से घटाकर 12% किया गया, तब कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? जातिगत बात न करें, बल्कि देश को सभी जाति सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने वाली बात होनी चाहिए। इस भारतीय जनता पार्टी के इस क्रूरतापूर्ण निर्णय का विरोध करने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा है कि लोकसभा में जो संवैधानिक अधिकार जो प्राप्त हैं संसदों को, उसका अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जब उनने विपक्ष ने अपना प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा तो जवाब न दे करके, और भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा रही है और जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो सदन के अंतर्गत में अध्यक्षों के माध्यम से इनको निलंबित किया गया है, तो आज ये प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान को परिवर्तित करने के लिए पूरा इन्होंने शुरुआत की है। जो 3 कानून इन्होंने अभी विधेयक पारित किया है वो उसका प्रमाण है कि विपक्ष नहीं रहेगी तो हम अपनी मनमानी से अपने कानूनों को पास कर लेंगे। उसी तारतम्य में उन्होंने अपने सांसदों का निष्कासन किया है, विपक्ष के सांसदों को, और मोदी और शाह विपक्ष विहीन सदन चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, जिसके विरोध में हम एक दूसरी धरना देने यहाँ उपस्थित हुए हैं और कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। रोड में, सड़क में, जहाँ भी होगा सब जगह विरोध करेगी। और जिस हिसाब से संविधान का परिवर्तन की शुरुआत इन्होंने की है, तो ऐसा लगता है कि बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान को बदलने का ये काम चालू कर रहे हैं, जिसका हमें पूरा विरोध करना है। और हमारे सांसदों का जो निलंबन किया गया वो भी ये चाह रहे हैं कि सदन में विपक्ष हो ही ना, इस कारण से वो निलंबित किया गया है, जिसका हम एक दूसरे धरने के रूप में, प्रतीक के रूप में विरोध कर रहे हैं। मोदी जी के राज में भारतवर्ष में लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। सांसद सदन में प्रश्न नहीं पूछेंगे और वो भी जब संसद की सुरक्षा का जब सेंध लगा हो और सारे के सारे वहाँ पे सांसद असुरक्षित हो गए हों, और ये असुरक्षा क्यों हुआ मोदी जी, इस प्रश्न को जब सांसद उठा रहे हैं तो उनको निलंबित किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मोदी जितनी भी गारंटी दिए हैं आज तक इस देशवासियों को 10-11 साल में, सारी की सारी गारंटी फेल हुआ है और अभी वो सिर्फ अपना तानाशाही रवैया अपना करके सारी प्रजातांत्रिक जो सिद्धांत है उसको बलाए ताक रख करके कार्य कर रहे हैं। इस देश में अराजकता फैल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि इस देश में एक
कोई विदेशी ताकत नहीं आ पाएंगे, कोई आतंकवादी नहीं होगा, कोई नक्सलाइट नहीं होगा, मगर रोज़ रोज़ मोदी जी के राज में ये सब देखने को मिल रहा है। तो सारी की सारी उनकी जो गारंटी है वो फेल हो रहा है और अपने तानाशाही रवैये के चलते ही वो सारे सांसदों को जिनका कि उन्हें अधिकार है, संसद में बोलने का अधिकार है, देश की जनता को जानने का अधिकार है कि इस प्रकार से जो चूक हुई है, किस प्रकार से चूक हुई और उसके लिए क्या व्यवस्था किया जा रहा है, ये सांसद जानना चाह रहे थे और इसके ऊपर व्यवस्था चाह रहे थे। इसलिए उनको जो निलंबित किया गया है वो निंदनीय है और इसी के विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और जितने भी अलायंस हैं सब आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं प्रजातंत्र को बचाने के लिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिला पुलिस विभाग लगातार शहर में बेवजह शोर मचाने वाले बाइकर्स पर कार्रवाइयां कर रहा है। बावजूद ऐसे लोग कार्रवाइयों से सबक नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये कार्रवाइयां अभी भी जारी है। आप खुद सुन सकते हैं बुलेट में लगे इन मॉडिफाइड साइलेंसर की डरा देने वाली आवाज। अब इस आवाज से अधिकांशतः लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और खास तौर पर दिल की बीमारी से ग्रसित लोग और कमजोर दिल वाले लोग इसकी चपेट में आ ही जाते हैं। शनिवार को भी ऐसे लोगों पर यातायात विभाग ने कार्रवाई की और चालान काटने के साथ साइलेंसर जब्त किया। ये जितने भी मॉडिफाई साइलेंसर है उसमें आप देखे होंगे कि टू व्हीलर में जो KTM गाड़ी आई हुई है, KTM बहुत खतरनाक, लड़कों को देखना जो नए जनरेशन के लड़के हैं उसमें मडगार्ड निकाल देते हैं और आगे पीछे का नंबर निकाल देते हैं। हाल ही में देखे होंगे सेक्टर 7 चौक में 7-8 चौक में स्टील क्लब वाला जो चौक है वहाँ पे सुबह 5 बजे 2 बच्चे ख़त्म हो गए स्टंट मारने के चक्कर में। और ये जो बुलेट है इसमें तो ये लोग पंजाब से मंगवाते हैं साइलेंसर, बताया जाता है कि पंजाब का साइलेंसर है। बहुत ज़्यादा इससे लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, बच्चियां हैं सिग्नल में खड़ी रहती हैं, कहीं अंडर ब्रिज में लोग फटाखा फोड़ते हैं, बहुत सी शिकायतें मिल रही। तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और DSP साहब, ट्रैफिक DSP श्री सतीश ठाकुर साहब के दिशा निर्देशन में हम लोग रोज़ साइलेंसर निकलवा रहे हैं और उसके बाद भी लोग इसको नहीं मान रहे हैं। भाई ये टू व्हीलर वाहन जो है सिर्फ साधन है, आपके आवागमन का साधन है। आप इसको ऐसा उपयोग ना करो कि किसी को परेशानी हो, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो, किसी को आत्मसम्मान में ठेस हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों में अवेयरनेस आई नहीं रही है और हम कंटिन्यू कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हाल में पकड़े लड़के को, ये आपने देखा होगा गाड़ी है इसमें मॉडिफाई साइलेंसर है, इनको मैंने दौड़ा के पकड़ा है लिफ्ट लेके और इस पर जो वैधानिक कार्रवाई है मैं करूँगा। और बस यही जानकारी आपके सामने है। अभी रोज का हमारा निरंतर कार्रवाई चल रही है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल
नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के सुराना खेल मैदान में 2 दिवसीय महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 सेक्टरों से करीब 120 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय महिला खो खो प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन दुर्ग के सुराना कॉलेज के मैदान में किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य से 10 सेक्टरों में करीब 120 महिला खो खो खिलाड़ियों द्वारा प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें दुर्ग, रायपुर, बस्तर, रायगढ़, बलौदाबाजार सहित अन्य जगहों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपना जौहर दिखाया। इस संबंध में कॉलेज के पदाधिकारियों ने अपनी जानकारी इस प्रकार दी। महिला खो खो प्रतियोगिता सत्र 2023-24 का आयोजन हमारे महाविद्यालय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इसमें अभी दुर्ग सेक्टर की टीमें थोड़ी सी मजबूत दिख रही है और रायपुर सेक्टर की भी टीम मजबूत है। सरगुजा से आई है, वो भी अपना हुनर दिखा रहे हैं। नांदगांव सेक्टर की टीम भी थोड़ी सी मजबूत दिख रही है। ये आयोजन में बच्चे अपने जितने भी खिलाड़ी आए हुए हैं वो अपना हुनर दिखाते हुए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। समापन इसका ये 2 दिवसीय टूर्नामेंट है और चूँकि 2 ग्राउंड बना हुआ है, इसलिए इसका समापन आज शाम को ही किया जाना है। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राज्य स्तरीय इंटर सेक्टर महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 35 जिले के कॉलेजों को उनकी संख्या के आधार पर 10 सेक्टर में बांटा गया है और वो 10 सेक्टर के खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने यहाँ आए हुए हैं। प्रत्येक सेक्टर से 12 खिलाड़ी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं यहाँ पे और इसके पहले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पहले सभी सेक्टरों में इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसको अपन सेक्टर स्तरीय अंतर महाविद्यालयीन खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हर सेक्टर में किया गया था। वहाँ से चयनित होकर 12 खिलाड़ी इंटर सेक्टर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए आए हुए हैं। तो ये शासन की बहुत ही अच्छी योजना है कि इसमें शासन का मौका मिलता है, बच्चे आते हैं और बच्चों के लिए शासन के तरफ से किट और उनके आने जाने की व्यवस्था और उनके रहने और डीए की व्यवस्था की जाती है। तो बच्चे लोग कॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ता, इसलिए इस प्रतियोगिता के माध्यम से ज़्यादा कॉलेज के खिलाड़ी अपना हुनर दिखाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं शासन को इस योजना के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पूरे खिलाड़ियों को और 10 सेक्टर के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ प्रत्येक सेक्टर से टीम मैनेजर और कोच भी आए हुए हैं और सभी लोगों के यहाँ रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था की गई है। राज्य स्तरीय महिला खो खो प्रतियोगिता सेक्टर स्तरीय है और इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी महाविद्यालय के खिलाड़ी हैं वो यहाँ भाग ले रहे हैं और 10 सेक्टर की टीम यहाँ पर आई हुई है। रायगढ़ से लेकर डोंगरगढ़ तक के
पूरे महाविद्यालय जितने उन महाविद्यालयों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ को 10 सेक्टर में बांटा गया है। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेलने के बाद इनका यहाँ चयन होगा अपने अपने विश्वविद्यालयों का, जिसमें हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की टीम बनेगी, आपका रविशंकर विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय की टीम यहाँ पर तैयार होगी और ये फिर ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी खेलने के लिए जाएगी। लगभग 120 खिलाड़ी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भाजपा की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हंसदेव के आदिवासियों पर दमनात्मक कार्रवाई की शुरुआत को लेकर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और पर्यावरण प्रेमियों ने अपना आक्रोश जताते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार सत्ता में आते ही अपने चहेते कॉरपोरेट अदानी के लिए हसदेव के आदिवासियों पर दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर संसाधनों की लूट का रास्ता खोलने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ों में हो रही अंधाधुंध कटाई के विरोध में अपना आक्रोश जताया। साथ ही दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के रमाकांत बंजारे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज होते ही भाजपा सरकार ने अपने चहेते कॉर्पोरेट अडानी के लिए संसाधनों की लूट और आदिवासियों के दमन की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के युवा साथी रामलाल करियाम, ग्राम हरिहरपुर, जयनंदन पोर्ते और ठाकुर राम सहित कुल 7 आंदोलनकारी साथियों को पुलिस घर से उठाकर ले गई और गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात करके परसा ईस्ट केते बासेन कोयला खदान के लिए पेड़ों की कटाई शुरू की जा रही है। वही छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कलादास डहरिया ने भाजपा सरकार की इस दमनात्मक कार्रवाई का कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है और आदिवासी साथियों की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए हसदेव के जंगल विनाश पर रोक लगाने की मांग की है। इस कड़ी में बताया कि हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ का समृद्ध वन क्षेत्र है, जहां हसदेव नदी और उस पर मिनी माता बांगो बांध का कैचमेंट है, जिसमें 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। केंद्रीय सरकार के ही संस्थान भारतीय वन्य जीव संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हसदेव अरण्य में कोयला खनन से हसदेव नदी और उस पर बने मिनी माता बांगो बांध के अस्तित्व पर संकट होगा। प्रदेश में मानव हाथी संघर्ष इतना बढ़ जाएगा कि फिर कभी उसे संभालना नहीं जा सकता। साथ आज ज्ञापन देने भाजपा के कट्टर समर्थक नेताओं ने भी इस दमनकारी तरीके पर विरोध जताया और आदिवासी का मुखौटा पहने मुख्यमंत्री से हसदेव जंगल बचाने की मांग की। से भाजपा की और कारपोरेट परस्त लोगों की तानाशाही है और उसी तानाशाही का एक रूप देखने को मिल रहा है कि बैठते ही वो पेड़ कटाई और जंगल को ख़त्म करने का शुरुआत किया है। इससे समझ में आता है कि ये जंगल ही नहीं, पूरे आदिवासियों को ख़त्म करने का साजिश है। आप बस्तर देख सकते हैं, आप सरगुजा देख सकते हैं, सभी जगह पूरे आदिवासियों को ख़त्म करने का एक साजिश है। ये पेड़ एक बहाना है। दूसरा ये है कि कोल माइंस के बहाने पूरे आदिवासियों को उजाड़ने का साजिश है, बस्तियों को उजाड़ने का एक साजिश है और उसी साजिश का एक हिस्सा है जो कल हुआ है। बैठते ही मैंने जुम्मा 9 दिन नहीं हुआ है और वो शुरुआत कर दिया है। तो कुल मिला के बैठा इसीलिए है कि कारपोरेट का वो फायदा पहुंचा सकते। विष्णुदेव साय जी एक कठपुतली है, वो कठपुतली की तरह बैठे हैं और उसका जो आदेश है किसी ऊपर से आ रहा है। मोदी और शाह के आदेश से पूरा चल रहा है और विष्णुदेव साय का कुछ भी नहीं चल रहा है। इसलिए यहाँ पर आदिवासियों के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं। क्या लगता है आदिवासियों को खत्म किया जाएगा? बिल्कुल, आदिवासियों को खत्म करने का ही एक साजिश है, उसके अलावा और कोई दूसरा चीज़ नहीं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कलादास डहरिया, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति। एक बात और बोलना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि रायगढ़ के जिंदल में कल ठेका मजदूर जब न्यूनतम वेतन का मांग कर रहे तो भयानक लाठीचार्ज हुआ है। कई मजदूरों का सर फट गया है और सरकार चुप देखती रही और वहाँ जिंदल के जो गुंडे हैं वो मजदूरों के ऊपर दौड़ा के मारा है, पुलिस देखती रही। कुल मिलाकर यही है कि इधर आदिवासियों को मारा जा रहा है, इधर मजदूरों को मारा जा रहा है। इसलिए आज पूरे जन संगठन के लोग ज्ञापन सौंपने के लिए हम आए हैं। आने वाले दिन में हम बड़ा आंदोलन की तरफ जाएंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने 13 तारीख को शपथ लिया और आते ही साथ जो है आदिवासी विरोधी गतिविधियां बस्तर से लेकर रायगढ़ और सरगुजा तक जो है पिछले 3 दिनों में सुनने में आ रही है। बस्तर में जो है
ओरछा नारायणपुर जिले के ओरछा गांव से किसानों को उठा लिया गया, वहां लाठीचार्ज हुई। 20 तारीख को जो है रायगढ़ में जिंदल पावर में लाठीचार्ज हुई। और कल हसदेव में जो कल की सबसे बड़ी घटना है, 450 जवानों को तैनात करके रातों रात वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया सुबह 6 बजे। और उसके बाद पूरे पुलिस फोर्स के दबाव में जो है वहाँ पेड़ों की कटाई हुई। 52 हेक्टेयर में तकरीबन 30,000 पेड़ों को काटा गया। ये साफ साफ इशारा करता है कि भाजपा सरकार अपनी नीति जो है बिल्कुल इनकी साफ है। आदिवासी विरोधी नीति को अपनाते हुए इन्होंने हसदेव के प्राकृतिक संसाधनों को अदानी के हाथों में सौंपने का रास्ता जो है साफ कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक जो आदिवासियों पर अत्याचार और दमन हुआ था, एक आदिवासी मुख्यमंत्री जब बने तो लोगों में एक आशा की किरण जगी थी कि अब हमारे संवैधानिक अधिकार जो है एक सुरक्षित हाथों में गए हैं। लेकिन शपथ लेने के बाद विष्णुदेव साय जी ने जो पहला निर्णय लिया वो हसदेव के जो है जंगलों को काटने का निर्णय लिया, जिससे ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि आज जो एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो है आदिवासी समुदाय के साथ नहीं बल्कि एक कॉरपोरेट हितैषी जो है अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए आज बिल्कुल स्पष्ट है। ये देखिए, अभी सरकार बने अभी 9 दिन हुए हैं, अभी पूरे मंत्रिमंडलों का गठन नहीं हुआ है, अभी विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ है और आते ही साथ जो है इन्होंने पहला काम किया वो हसदेव में जंगलों को काटने का काम किया। इससे साफ जो है इस सरकार की जो मंशा वो साफ नजर आती है। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि कल जिस प्रकार से जो दमनात्मक कार्रवाई पुलिस द्वारा हुई है उसको रोका जाए और जो पेड़ों की कटाई अभी भी जारी है उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। आज हम कलेक्टर के माध्यम से माननीय राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी मांग है कि जो हसदेव अरण्य में जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसे तत्काल बंद किया जाए। घाटबर्रा का जो सामुदायिक अधिकार निरस्त हुआ है वो सामुदायिक अधिकार बाइज्जत जो है ग्राम सभा को दिया जाए। परसइस्ट केते बासन जो कोयला खदान परियोजना चल रही है उसकी पर्यावरण स्वीकृति को रद्द किया जाए और रायगढ़ में और जो नारायणपुर तमाम छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों पर अत्याचार होने शुरू हो गए हैं उन पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। कहीं न कहीं कॉरपोरेट घराने को लाभ पहुंचाने के लिए पुनः ये सरकार सक्रिय हो गई है। पिछली सरकार के समय जब लगातार आंदोलन हुआ उसके बाद में दबाव में आने के बाद सरकार ने संकल्प लाया था कि वहाँ पे आगे अब खनन नहीं होगा करके, लेकिन पुनः ये सरकार बनते ही जिस तरीके से जो अभी मुश्किल से 9 दिन हुए हैं, सप्ताह भर के अंदर जिस तरह से फिर पुनः पेड़ की कटाई हो रही है, निश्चित तौर पे ये सरकार भी हसदेव जंगल को उजाड़ने पे आमदा नजर आ रही है। आदिवासी हित को लेकर के लगातार आवाज़ उठ रही थी, तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए आदिवासी चेहरा सामने ला करके आदिवासियों के खिलाफ ही उनको खड़ा करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है उसको हमारे छत्तीसगढ़ के हर आम जनता को समझना होगा। और जहाँ भी पर्यावरण के खिलाफ कहीं भी अगर पेड़ों को काटने की जो उद्योग लगाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और हम सब सारे संगठन के लोग इसके खिलाफ खड़े हैं एकजुटता के साथ। और आगे भी अगर पेड़ कटाई जारी रही तो आगे भी इसी तरह से हम आंदोलन जारी रखेंगे। जिन लोगों ने लगातार जो आंदोलन वहाँ पे पिछले साल भर से अधिक समय से जो चल रहा है हसदेव बचाने के लिए, उस आंदोलन के जो प्रमुख कर्ता धर्ता थे उनको गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश रची जा रही है और उनको तत्काल रिहा किया जाए और पेड़ों की कटाई पे तत्काल रोक लगाई जाए। अगर रोक नहीं लगी तो लगातार आगे चरणबद्ध तरीके से एक रणनीति बना करके इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगी। हसदेव का जो जंगल है वो कर्क रेखा से गुजरी है और जिसके कारण छत्तीसगढ़ में बारिश होती है और वहाँ जो साल का जो पेड़ है, 1 साल का पेड़ लगभग 1 साल में 12,500 लीटर पानी स्टोर करके रखता। ऐसे जंगल अगर कटेंगे तो मिनी बांगो डैम से जो 4,000 हेक्टेयर जो ज़मीन सिंचित होती है वो भी सूखा होगा और छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ेगी। साथ साथ में अन्य शहरों में भी हमको पर्यावरण दृष्टिकोण से पानी की किल्लत होगी, ये भी हमको सोचना है। और सभी जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि सब अपनी अपनी जगहों पे इस जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए, सिर्फ आदिवासियों का मामला नहीं है, हमारे भी जीवन का मामला है और हाथी और मानव का संघर्ष बढ़ेगा और उस क्षेत्र में पेशा कानून, वन अधिकार कानून का खुला उल्लंघन है। फर्जी जो ग्राम सभा हुई है उसको रद्द किया जाए। किसानों को न्याय संगत जो सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार है वो मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर के सारे जन संगठन के लोग आए हैं और चरणबद्ध पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन किया जाएगा। रमाकांत बंजारे, हमारा बेटा जा रहा है जंगलों। देखिए, हम लोग तो खुद ही भाजपा के कट्टर समर्थक है, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ उसको गलत का विरोध होगा। ये एक प्राकृतिक जंगल है, सैकड़ों साल में तैयार हुआ है
आप वृक्षारोपण करके नए जंगल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का स्वभाव प्राकृतिक जंगल का होता है उस प्रकार का स्वभाव आप नहीं तैयार कर सकते। इसलिए इस चीज़ का हम कड़ा विरोध करते हैं। और रही बात ऊर्जा की, तो ऊर्जा की भी अपनी एक आवश्यकता है, लेकिन ऊर्जा के बहुत से वैकल्पिक संसाधन है और तैयार किए जा रहे हैं और आगे तैयार किए जा सकते हैं, और इस पे मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन समझ में नहीं आता इतने सारे अच्छे काम करते हुए एक इतना बड़ा गलत काम क्यों कर रही है। ये जो जंगल है इस पे केवल आदिवासी नहीं पलते। हम आज यहाँ शहर में हैं तो यहाँ की जलवायु को भी वो जंगल प्रभावित करते हैं। आज वार्षिक जो साल का हमारा मानसून, वहाँ के जीव जंतु जिनका वो आश्रय एकमात्र आश्रय स्थल है वो ख़त्म होगा। ग्राउंड की जो वाटर कैपेसिटी है ग्राउंड लेवल की वो ख़त्म होगी। केवल नुकसान ही नुकसान है। कोयले से जो तात्कालिक कोयला राख हो जाएगा, राख होते तक जो फायदा देगा, उसके बाद तो परमानेंट हमारा नुकसान है। इसलिए हम कट्टर भाजपा समर्थक होते हुए भी भाजपा सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध करते हैं। हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। एक पेड़ को बड़ा करना यानी एक छोटे बच्चे को बड़ा करने में जितना लगभग श्रम, समय और धन लगता है उतना उसमें भी लगता है। तो इस मर्म को हम समझते हैं। देखिए वो क्या नीति है, क्या है, ये एक ऊपरी विषय है, लेकिन हमको तत्काल सामने जो दिख रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि वो गलत हो रहा है। पेड़ लगाना ये हमारे भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। वृक्षों को देवता कहा गया है। देवता अर्थात जो देने वाले होते हैं। तो पेड़ हमको सब कुछ देते हैं और हम पेड़ों को क्या दे रहे हैं। आज ये जंगल जो ख़त्म हो रहा है, आने वाली पीढ़ी का हम भविष्य ख़त्म कर रहे हैं ये मान के हम चलें। हम तो चलो आधा जीवन जी लिया, आधा और जिएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी जब हमसे सवाल करेगी तो हम क्या जवाब देंगे फोटो फ्रेम के अंदर में टंगे। इसलिए आज आम जनमानस का हम आह्वान करते हैं, भले सरकार हमारी है लेकिन जो गलत है उसका विरोध करने के लिए सामने आए और हसदेव के जंगल की कटाई को रोकने के लिए बढ़ चढ़कर आमजन हिस्सा ले। यही आशा अपेक्षा आम जनता के साथ में हमारी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इन दिनों सभी छोटे बड़े स्कूलों के वार्षिक उत्सव संपन्न हो रहे हैं। इसी कड़ी में माइलस्टोन स्कूल का भी वार्षिक उत्सव गुरुवार से प्रारंभ हुआ। उत्सव 3 दिनों तक चलेगा। पहले दिन सिर्फ नन्हे बच्चों का आयोजन रहा। यहाँ मुख्य अतिथि जिले की पूर्व कलेक्टर आर संगीता सहित स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के MD डॉक्टर दीपक वर्मा उपस्थित रहे। स्कूल के शिक्षकों ने कड़ी मेहनत कर नन्हे बच्चों को मंच पर प्रस्तुतियां देने के लिए तैयार किया था। इन प्रस्तुतियों को देखकर अतिथियों सहित पालकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। आइए देखते हैं माइलस्टोन स्कूल में हुए वार्षिक उत्सव के पहले दिन की खास झलकियां। इसके साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार। अब एक नजर इस खबर पर।